अली का मौकफ दुरुस्त से कहती जनरल टेरेस बोला, इस वक्त अली को अपनी तवानाइयां रैंडल के खिलाफ काम करने पर मरकूज रखने की जरूरत है। रैंडल के निमटने के बाद मैं तुम्हारे साथ मिलकर अली पर दबाव डालूंगा। मैं ये बात नहीं मानती, कैथी ने हट दर्मी से कहा। अली का तरीकाकार दुनिया से निराला है। इसने हमेशा ओलिवर को डील दी और अब रैंडल के साथ भी यही कर रहा है। अतः यही सूरत जारी रही तो बरसों यूं ही गुजर जाएंगे और कुछ नहीं होगा। कैथी तो बड़ी जबरदस्त वकील है, जनरल टेरेस ने अंसकर कहा। इसके दलाइल को रद्द करना आसान नहीं है। अब तुम भी बताओ इन दलाइल का तोड़ किस तरह करोगे। खबर का हाथ तो मुर्दा ही बेहतर जानता है जनरल। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, दूर बैठकर दूसरों पर तनकीद करना तो बहुत आसान है, बल्कि सबसे आसान है। जब ऊंट पहाड़ तले आता है तब उसे अपनी हकीकत का इदराक होता है। ये क्या बात हुई? कैथी हैरत से मुंह फाड़ कर रह गई। रैंडल कोई हलवा नहीं है, मैंने कहा। उस पर हाथ डालने के लिए लंबी मंसूबा बंदी करनी पड़ेगी। यही तो मैं भी कह रही हूँ, कैथी ने फातियाना दाल में कहा। जब वो तुम्हारे सामने आया तो तुमने उसे छोड़ दिया और अब बैठे मंसूबे मत क्या करते रहोगे। अगर उस पर हाथ डालना इतना ही आसान होता मादाम कैथी बरून, तो मैं कल रात उसे यूं ना निकल जाने देता। मैंने तलखी से कहा, ये वो बात है जिसकी मैं वदात नहीं कर सकता। तनीम ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वदात करना तुम्हें दुश्वार मालूम हो रहा है? उसने पूछा। इस सिलसिले में अपनी दलाइल जी है कि रैंडल कोई मामूली आदमी नहीं है। वो मेरी गैर मामूली सलाहियतों से न सिर्फ वाकिफ है बल्कि इनका चश्मदीदा गवाह भी है। उसके बावजूद वो मेरे पास चला आया, जबकि ये काम वो किसी और से भी ले सकता था। सवाल ये है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसका सादा था जवाब ये है कि उसने पूरी तरह मुतमईन होने के बाद ही ये कदम उठाया था और ऐसे में उस पर हाथ डालना खतरे से खाली नहीं था। सिर्फ एक बुनियाद पर तुमने उस पर हाथ डालने की कोशिश ही नहीं थी। कैथी बरोन ने हैरत से कहा, तुम तो खतरा से खेल कर खुश होते हो। एक कोशिश कर लेने में हर्ज क्या था? मुमकिन था वो तुम्हारे काबू में ही आ जाता। हर बात का एक मौका होता है कैथी बरोन। एक मौका वो होता है जब हम कहते हैं कि एक कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है। दूसरा मौका वो होता है जब हम कहते हैं कि चांस लेना खतरे से खाली नहीं होता। जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो सही मौके पर सही कदम उठाते हैं। गलत कदम उठाने वाले या तो जिंदगी भर नाकाम रहते हैं या फिर कोई गलत कदम उन्हें जिंदगी से महरूम कर देता है। मैं वो बात जानने की वो तमन्ना हूँ किसकी वदात करना तुम्हारे लिए दुश्वार है, तहबीब ने कहा। जवाब देने से कबल मैंने तहदीब को गौर से देखा। वो बात ये है तहदीद के मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे अगर मैंने रैंडल पर हाथ डालने की कोशिश की तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठूंगा। मेरा जवाब सुनकर तहदीब उछल पड़ी। कैथी बरोन ने चौंक कर मुझे देखा। जनरल टेरेस के चेहरे पर भी हैरत के आसार नजर आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपनी जान छुड़ाने के लिए ये बात कही हो? जानने में बाद कैथी बरोन ने लब गुशाई की। कैसी बातें कर रही हो कैथी? जनरल टेरेस बोला, जब ये बात अली कह रहा है तो इस पर शुबा करना गुनाह है। हाँ जनरल, तहदीब ने कहा। यह बात अब तक अली ने मुझे भी नहीं बताई थी। ऐसी बात बताने से क्या फायदा तहदीब, जिसकी मैं खुद कोई वदात नहीं कर सकता। मुझे बस इतना मालूम है कि मेरे एहसासात मुझे धोखा नहीं दे रहे थे। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे असल खतरा बैरूनी रुख पर खुलने वाली खिड़की की तरफ है। मैंने रैंडल से उसका इजहार भी किया था और जवाब में उसके चेहरे पर जो तातरातू बरूद की रोशनी में मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरा शुबा गलत नहीं था। वो एक हारा हुआ जवारी था और हारा हुआ जवारी बहुत खतरनाक होता है। रैंडल की साख दाव पर लगी हुई थी। अगर मैं बैरिनों को रियायत देने पर तैयार ना होता तो अपनी जान की परवाह भी ना टलता। तुमने उसके बाद से अब तक भी उस पर हाथ डालने की कोशिश नहीं की। कैथी ने कहा, तुम्हारी इस रवैये को क्या कहा जाए? मैं पहले ही कह चुका हूं तो उस पर हाथ डालने के लिए मंसूबा बंदी करनी पड़ेगी। उसका नाम रैंडल है। वो स्काईलैंड के 12 नंबर बंगले में हमारी आमद का मुंतजिर नहीं बैठा होगा कि हम आए और उसे गिरफ्तार कर लें। खास तौर पर इस सूरत में कि ये गोटे हिला है और वो यहाँ बेरे इख्तियार से बखूबी वाकिफ है। मुझे यूं महसूस होता है कि इस मामले में कैथी हक बजानिब है और तुम ज्यादती के मुर्तकिब हो रहे हो। जनरल टेरेस बोला, अगर तुम इस अंदाज में सोचते रहे तो रैंडल के खिलाफ कुछ नहीं कर सकोगे और वो हमेशा आजाद घूमता रहेगा। तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? मैंने वो शुरा कर कहा। जब तुम्हें इल्म है कि वो किस जगह मुकीम है तो तुम्हें वहाँ छापा मारना चाहिए। जनरल ने कहा, चूंकि मैं समझता हूँ कि इससे कोई फायदा नहीं होगा इसलिए ये कदम मैं नहीं उठा सकता। मेरा ख्याल है जनरल का कहना दुरुस्त है, तहदीब बोली। इस वक्त वो हमारी निगाहों के सामने है, दोबारा गायब हो गया तो उसे कहाँ ढूंढते फिरेंगे? जब एक आदमी के खिलाफ 3 आदमी हम ख्याल हो जाएं तो एक आदमी भला क्या कर सकता है? मैंने हंस कर कहा, लिहाजा तुम लोगों को इश्तिहार है, इस मौके पर जो मुनासिब समझते हो वो करो। उसके बाद उन तीनों में बहस शुरू होगी। बहस इस बात पर हो रही थी कि रैंडल की गिरफ्तारी करके क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाए।
तीनों मुख्तलिफ तजावीज़ पेश कर रहे थे। जब काफी देर तक वो किसी एक बात पर मुत्तफिक ना हो सके तो मुझे दखल देना पड़ा। तुम लोगों ने इस मसले को इस कदर पेचीदा क्यों बना दिया? मैंने कहा, सर्च वारंट के साथ चंद आदमी जाकर वहाँ की तलाशी ले ले, और अगर हमारे खिलाफ मुदामत की गई तो? जनरल ने कहा, मुदामत की किस्में होती है जनरल। मैंने संजीदगी से कहा, और मेरा ख्याल है हुकूमत हर किस्म की मुजामत से निपटने की सलाहियत रखती है। मेरी बात पर जनरल कुछ चीप सा दिया। ठीक है, मैं इंतजामात करता हूँ। बिना एक घंटे के अंदर अंदर तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया था, और अब स्काईलैंड के इलाके से ना कोई बाहर जा सकता था और ना वहाँ कोई दाखिल हो सकता था। चलो, तहवीर ने मुझे कहा। मैंने हैरत से कहा, मैं भला वहां जाकर क्या करूंगा? अच्छा ठीक है, तहवीर ने रूठे हुए अंदाज में कहा, आइंदा मैं भी इसी किस्म का जवाब दिया करूंगी। ओहो, तो नाराज हो भी। मैं गड़बड़ा गया। मेरा ये मकसद तो नहीं था। मैंने कभी तुमसे कोई सवाल किया है? तहवीर ने झुंझला कर कहा, और तुम मेरी एक बात में नहीं मान सकते? अच्छा बाबा, चलो मैं चल रहा हूँ। मैं और तहवीर एक कार में सदारती महल से निकल आए। इस वक्त हम दोनों ही बेकम में नहीं थे। स्काईलैंड के इलाके को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा था। ऐसा मालूम होना था जैसे इलाके में डाकुओं का कोई अड्डा हो जिसकी सरकोबी करने का मार्का दरपेश हो। तब हमें बंगला नंबर 12 तक पहुंचने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। वो लोग हमारा ही इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ मुझसे कुछ मत पूछना। मैंने तहदीम से कहा, सब कुछ तुम्हें खुद करना होगा। तहदीम ने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया, और फिर हम दोनों गाड़ी से उतर आए। सादा लिबास में एक शख्स ने हमारा इस्तकबाल किया था। ये छापा गालबन उसकी निगरानी में मारा जा रहा था। मुझे आपके चार्ज में दिया गया मैडम एक्स। उस शख्स ने नहायत संजीदगी से कहा, हमारे पास सर्च वारंट मौजूद है। अगर आप कहें तो मैं अपने जवानों को नजदीक बुला लूं। उन्हें दूर ही रहने दो। तहवीर ने कहा, जरूरत पड़ी तो हम उन्हें नजदीक बुला लेंगे। उसके बाद हम 3 अफराद आगे बढ़े। तहवीर ने खुद कॉल बेल का बटन दबाया था। दरवाजा खुलने में जरा देर लगी। उसी देर की वजह से तहलीम और सादा लिबास वाले के अंदाज में बेचैनी महसूस होने लगी, मगर मैं इत्मीनान से अपनी जगह खड़ा था। यह अलग बात है कि मैं हर किस्म की सूरत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार था। जरूरी नहीं था कि मेरा अंदाजा ही दुरुस्त साबित हो। दरवाजा खुलने में चंद मिनट लगे। इसी दौरान तहदीम ने कुछ 4 मरतबा घंटी बजाई थी, और फिर करीम था कि वो बंगले में दाखिल होने के लिए कोई और हुक्म जारी कर देती। लेकिन ऐन उसी वक्त बंगले का दरवाजा खुलता नजर आया। दरवाजे में से सफेद वालों वाला एक मोहम्मद शख्स निकलकर गेट की तरफ आता दिखाई दे रहा था। मैं इतनी दूर से भी अंदाजा कर सकता था कि उसकी उम्र 60 बरस से तो हरगिज़ कम नहीं हो सकती। उसने शबे ख्वाबी का लिबास पहन रखा था और आंखों पर चश्मा था जिसके शीशे खास मोते थे। गेट की वाली खिड़की खोलकर वो शख्स बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर जुड़ियां ही जुड़ियां नजर आ रही थी, और उसकी उम्र 70 साल से हरगिज़ कम नहीं थी। ये और बात है कि वो इतना कमजोर नहीं लग रहा था जितना के लोग इस उम्र में हो जाया करते हैं। उसने बड़ी हैरत से हम लोगों को देखा, फिर बड़ी शाइस्तगी से बोला, फरमाइए आपको किससे मिलना है? तहवीर ने सर्च वारंट उसकी तरफ बढ़ाया। हमें आपके बंगले की तलाशी लेनी है। उसने कुछ कहे बगैर सर्च वारंट तहवीर से ले लिया, और सरसरी नजर डालने के बाद तहवीर को वापस करते हुए बोला, मुझे हैरत है कि मेरे बंगले की तलाशी की क्या जरूरत पेश आ गई? तब मैं सरकारी काम में तो मुदाखलत नहीं कर सकता। तशरीफ लाइए। हम लोग उसके हकम में अंदर दाखिल हो गए। तहवीर के कहने पर चंद सादा लिबास वाले और आ गए थे। जब मैं पूछ सकता हूँ कि आम लोग तलाशी किस लिए लेना चाहते हैं, बूढ़े ने पूछा। हमें इतला मिली है कि यहाँ एक ऐसा शख्स रोपोश है जो स्टेट का मुजरिम है। तहवीर ने कहा। हैरत है, बूढ़ा बुड़बुड़ाया। मेरी अलावा यहाँ सिर्फ मेरा बेटा रहता है, कोई मुरादम तक नहीं है। आपका बेटा कहाँ है और दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगी? तहवीर ने पुलिस वालों के अंदाज में जिरा दी। मेरा बेटा सो रहा है। हम लोगों ने रात VCR पर 2 अंग्रेजी फिल्में देखी थी। आज छुट्टी गया ना, और फिर रात हम देर से सोए थे, इसलिए उसकी आंख नहीं खुली। वो अपनी ख्वाबगाह में होगा। मैं उठ चुका था मगर टॉयलेट में था, इसलिए दरवाजा खुलने में ताखीर हुई। चंद मिनट के अंदर अंदर पूरे बंगले को उलट पुलट दिया गया। मैंने भी तहवीर के साथ मिलकर तलाशी के काम की निगरानी की, मगर उन दोनों के सिवा वहाँ कोई होता तो मिलता। बूढ़े का बेटा उठ गया था और वो खासा गुस्से में था। बूढ़ा मुसनजर उसे पुरसकून रहने की तलकीन किए जा रहा था। तहवीर इस नाकामी पर झुंझलाई हुई नजर आ रही थी, और उसने उन दोनों पर सवालात की बूछाड़ कर दी थी। वो तो खैरियत हुई कि दोनों बाप बेटों की जिस्मानी साख्त रैंडल से बहुत मुख्तलिफ थी, वरना ये भी हो सकता था कि वो उन पर बेकअप होने का शुबा भी कर बैठती। अब इनका पीछा छोड़ दो तहवीर, मैंने धीमी आवाज में कहा। तुम इनसे कुछ मालूम नहीं कर सकोगी। मैं इस ऑपरेशन की इंचार्ज, और मुझे यकीन है कि ये दोनों कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं, तहवीर ने कहा। मैं तहवीर को अलहदगी में ले गया और उससे कहा, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, ये दोनों जरूर कुछ ना कुछ जानते हैं, मगर मुझे यकीन है कि हमें काम की कोई बात नहीं बता सकेंगे। क्यों? तहवीर ने कहा। इसलिए कि इन्हें काम की कोई बात मालूम ही नहीं होगी।
कुछ भी हो तुझे छोड़ूंगी नहीं, तहजीब ने कतियत के साथ कहा। क्यों हुआ मुखा वक्त जाया करती हो? मैंने कहा वैसे इनसे मगजमारी करने की बजाय कार पर तवज्जो दो। अगर कल रात के बाद कार इस्तेमाल नहीं हुई तो उसमें से रैंडल की उंगलियों के निशानात मिल जाएंगे। और हाँ, कार की चाबी भी अहम है। ठीक है, मैं समझ गई, तहजीब ने जोशीले लहजे में कहा और पलटकर दोबारा उन दोनों के पास पहुंच गई। ये कार किसकी मलकियत है? तहजीब ने बारी बारी उन दोनों को देखते हुए पूछा। अभी तो आपको किसी मुजरिम की तलाश थी, बेटे ने चिड़चिड़े अंदाज में कहा। यकार या कार से क्यों दिलचस्पी पैदा हो गई? जो कुछ पूछा जा रहा है उसका जवाब दो, तहजीब ने सख्त लहजे में कहा। ये कार मेरी मलकियत है, उसने बिना कर कहा। लेकिन आपको इस कार से क्या गर्ज है? आखिर बार ये कार कब इस्तेमाल की गई थी? तहजीब ने सर्द लहजे में पूछा। कल शाम 6 बजे मैं ऑफिस से इस कार पर वापस आया था, उसके बाद से ये यहीं खड़ी है और इसकी चाबियां मेरे एक कमरे में साइड टेबल पर पड़ी हैं, उसने नादवारी से कहा। ठीक है, तहजीब ज़्यादा लिबास वाले की तरफ मुड़ी। कार और कार की चाबियों के निशानात उठाने हैं। बहुत बेहतर मैडम, सादा लिबास वाले ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। मैंने महसूस किया था कि बूढ़े और उसके बेटे दोनों की चेहरों पर घबराहट के आसार नजर आने लगे हैं। आखिर मामला क्या है? आप लोग तो इस तरह तफ्तीश कर रहे हैं, इससे भी बहुत बड़े मुजरिम का मामला है जितना तुम तसव्वुर कर सकते हो, तहजीब ने कहा। उन दोनों की चेहरों के रंग उड़ गए थे और वो खौफजदा नजरों से ये सब कुछ देख रहे थे। फिर बाप बेटे के दरमियान आंखों ही आंखों में कुछ इशारे हुए और बूढ़े ने तहजीब से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी फरमाइए, तहजीब ने कहा। यहाँ नहीं, अलहदगी में, बूढ़े ने झिझकते हुए कहा। अलहदगी में कोई बात नहीं होगी, तहजीब ने खुश्क लहजे में कहा। जो कुछ भी कहना है यही कह दीजिए। बुरी बात है तहजीब, मैंने दखल अंदाजी की, इनकी बात सुन लेने में क्या हर्ज है? मैं नहीं चाहती कि मुझे अलहदगी में रिश्वत की पेशकश की जाए, तहजीब ने बेरुखी से जवाब दिया। आप मेरे साथ आए मोहतरम, मैंने कहा, और जो कुछ कहना है मुझसे कहें। बूढ़ा मुझे ड्राइंग रूम में ले आया। वो लड़की इंचार्ज मालूम होती है। आप उसे छोड़ें और ये बताएं कि आप कहना क्या चाहते हैं। हम इज्जतदार लोग हैं बेटा, हमें नहीं मालूम था तो वो शख्स किस जुर्म में हुकूमत को मतलूब है। उसने तो खुद को मजलूम जाहिर करके हमसे मदद तलब की थी। सवाल ही है कि आप लोगों ने अपनी कार एक अजनबी के हवाले किस तरह कर दी? उसने इस शख्स का नाम दिया था जो मेरे बेटे का दोस्त है। हमारा जुर्म सिर्फ इतना है कि हम उसकी बातों में आ गए। मैं बूढ़े को बगौर देख रहा था, उसकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था कि उसने झूठ नहीं बोला। फिर वो शख्स कहाँ चला गया? मैंने अचानक सवाल किया। वो रात गए वापस आया था, उसने चाबियां मेरे बेटे के हवाले की और उसे बताया कि उसके दुश्मन अब भी उसके पीछे लगे हुए हैं। मुमकिन है वो यहाँ आकर भी पूछगछ करें। बस उसने इतना कहा और उसके बाद अकबी दीवार से कूदकर फरार हो गया। आपको इस बात से खौफ नहीं महसूस हुआ कि उसके दुश्मन आपके घर आएंगे? मुमकिन है वो आपको भी नुकसान पहुंचा देते। नहीं, मैं खौफजदा नहीं हुआ। मुझे जराइम पेशा लोगों से कभी खौफ महसूस नहीं हुआ। मैंने हमेशा साफ सुथरी जिंदगी गुजारी है। मैं क्यों किसी से डरूं? काश मुझे मालूम होता कि जिस शख्स की मैं मदद कर रहा हूं। कोई बात नहीं जनाब, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी शख्स के हाथों बेवकूफ बन जाते हैं। जो होना था वो तो हो चुका बेटे, मगर अब हम लोगों की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। आज तक तो हमने कोई जुर्म नहीं किया था, मगर रिश्वत की पेशकश करके आप जुर्म कर रहे हैं, मैंने उठते हुए कहा। और उसका मतलब यह भी हुआ कि मेरी साथी का अंदाजा दुरुस्त था, दूसरे रिश्वत की पेशकश की जाएगी। मुझे मालूम है कि रिश्वत देना जुर्म है, बूढ़े ने शिकस्त खुर्दा अंदाज में कहा। लेकिन जहाँ आदमी की उम्र भर की बनी बनाई इज्जत बिला वजह दाव पर लग जाए, कुछ नहीं होगा जनाब, मैंने उसे तसल्ली दी। अगर आपकी बयान करदा बातें दुरुस्त हैं तो कोई आपकी तरफ उंगली भी नहीं उठाएगा। तकरीबन 1.5 घंटे बाद हम बेनील बराम टेरेस महल की तरफ वापस आ गए। तहजीब को चुप सी लग गई थी। मैंने भी उसे छेड़ना मुनाजम नहीं समझा था और यूं हम खामोशी से टेरेस महल पहुंच गए। जनरल टेरेस और कैथी ब्राउन लाउंज में हमारे मुंतजिर थे। मुझे इतला मिल चुकी है, जनरल टेरेस ने मैं देखते ही कहा, और अली तुम्हारा अंदाजा ही दुरुस्त साबित हुआ। कैथी ब्राउन तुम्हारे शर्मिंदगी के मुझसे नजरें भी नहीं मिला रही थी। तुम्हारी शीरी आवाज सुनने को कान तरस रहे हैं। मैंने कैथी ब्राउन से शरारत अमेज लहजे में कहा। इत्तफाकन तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ तो तुम इतराने लगे, कैथी ब्राउन ने जीभ कर कहा। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, तहजीब ने कहा। कामयाबी का एक इम्कान था, हम उसे नजरअंदाज क्यों करते? एज लीग उसमें एक कबात थी और है, मैंने कहा। वो क्या? तहजीब ने पूछा। हमारी नाकामी रैंडल की नजरों से ओझल नहीं रहेगी और उसे खुश होने का मौका मिलेगा।
तहजीब के अलावा जनरल टेरेस और कैथी ब्राउन ने भी इस बात से इत्तेफाक किया था। अरे हाँ, बूढ़ का फोन आया था। जनरल टेरेस ने कहा वो उसी बंगला नंबर 12 के बारे में कुछ बताना चाह रहा था। हम तो सारी मालूमात बेकार ही साबित होंगी, मैंने तवील सांस लेकर कहा। अचानक लाउंज में रखे हुए उस टेलीफोन की घंटी बजी जिसका नंबर डायरेक्ट था। उस नंबर पर खास लोग ही फोन किया करते थे। रिसीवर कैथी ब्राउन ने उठाया था। गालिबन बूढ़ का ही फोन होगा। जनरल टेरेस ने ख्याल दायर किया। तुम्हारे लिए फोन है। कैथी ब्राउन ने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने कैथी से रिसीवर ले लिया। दूसरी तरफ रैंडल था। मुझे अफसोस है तुम्हारी भागदौड़ नतीजा खेज साबित ना हो सकी, उसने कहा। कभी यूं भी होता है, मैंने बेपरवाही से कहा। क्या तुम्हें उम्मीद थी कि मैं वहां तुम्हें मिल जाऊंगा? रैंडल ने कहा। नहीं। तो फिर तुम वहां क्यों गए थे? मैंने सोचा एक नजर डाल लेने में क्या हर्ज है। मेरा अंदाजा भी यही था, रैंडल ने फातिहाना अंदाज में कहा। इसलिए मैं वहां रुका नहीं, वरना इस वक्त तुम्हारे शिकंजे में होता। क्या तुम मेरी जानत की दाद नहीं दोगे? जरूर दूंगा, लेकिन क्या तुमने सिर्फ दाद वसूल करने के लिए फोन किया है? नहीं, ये बताने के लिए कि अब तुम खुद को बदतरीन सूरत से निमटने के लिए तैयार रखो। तुम्हारा तसादुम बराह रास्त मुझसे होगा। इस इतला का शुक्रिया, मैंने खुश्क लहजे में कहा। मालूम होता है तुम अभी तक उस जोम में मुब्तला हो। खुदा हाफिज, मैंने उसकी बात काट कर कहा और फोन बंद कर दिया। किसका फोन था? तहजीब ने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। रैंडल था। कह रहा था कि बंगला नंबर 12 पर छापा मारने का कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा जवाब तो नहीं था, मगर मैंने सोचा एक नजर देख लेने में क्या हाल जाए। कहने लगा मुझे इसका अंदाजा था, इसलिए वहां रुका नहीं। एक तरह से यूं कह लो कि उसने मुझे अपनी शिकस्त का एहसास दिलाने के लिए फोन किया था। मेरे लिए कि उसने मुझे धमकी भी दी है कि अब उसका और मेरा बराह रास्त तसादम होगा। किसका किससे तसादम होगा चीफ? बूढ़ की आवाज ने हम सब को चौंका दिया, जो उसी वक्त लाउंज में दाखिल हुआ था। और ये विंगल कहाँ होगा? मैं वीआईपी क्लास में बैठकर मुकाबला देखूंगा चीफ। इखराजात तुम्हारे जिम्मे। क्लास वीआईपी नहीं हुआ करती बूढ़, वीआईपी तो खुद आदमी होता है। ये क्लास उन लोगों की वजह करता है जो एहसास कमतरी के मारे होते हैं। ये क्लास तो उन लोगों की वजह करता है जो एहसास कमतरी के मारे हुए होते हैं। मैंने कहा क्या तशरीह किया चीफ? बूढ़ ने जोफ करगा एक ही जुमले में बूढ़ को तीसरे दर्जे के शायरी की सफ से निकाल कर वीआईपी बना दिया। तुम बड़े हुनरमंद हो चीफ। बातों ही बातों में जिसे चाहो बंगी बना दो और जिसे चाहो शाह। हमें बहुत संगीन सूरतियाल दरपेश है बूढ़, तहजीब ने कहा। और तुम्हें मस्करापन सूझ रहा है? बूढ़ को आंखें दिखाकर अपना ये शौक भी पूरा कर लो मैडम। कल को तो कसम खा कर कह सकोगी कि तुमने एक वीआईपी को आंखें दिखाई थी। मुझे अफसोस है अली कि मेरी वजह से तुम्हें रैंडल के सामने सबकी उठाना पड़ी। तहजीब ने बूढ़ की बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ तहजीब। इस नाकामली की वजह से हमें एक बड़ा फायदा होगा। हमारी बातें सुनकर बूढ़ के कान खड़े हो गए थे और उसे अंदाजा हो गया था कि मौजू से आगाह हुए बगैर उसे वाकई बकवास नहीं शुरू करनी चाहिए थी। क्या बात होगी चीफ? बूढ़ ने पलकें झपकाते हुए कहा। बूढ़ के लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। मैंने बूढ़ को मुख्तसरन सारी सूरत हाल बताई। मुझे यकीन नहीं आता चीफ, दूसरों को तो खैर छोड़ो, मैडम को क्या हो गया था? इन्हें तो तुम्हारी मुखालफत नहीं करनी चाहिए थी। ये तो तुम्हें अच्छी तरह जानती हैं। क्या इन्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे तजिए हमेशा दुरुस्त साबित होते हैं? तुम शादुल नादरी कोई गलत कदम उठाते हो। तुम हाथ से बढ़ रहे हो बूढ़, तहजीब ने उसे ललकारा। इसे चमचागिरी कहते हैं। कहते होंगे, बूढ़ ने बेपरवाही से कहा। अगर चीफ ने भी तो मुझे वीआईपी का दर्जा दिया है, यहाँ तो यही होता है, इस हाथ दो और उस हाथ दो। कमाल है साहिब, ऐसी डिठाई ना देखी ना सुनी। तहजीब ने हैरत से कहा। कैसा डंके की चोट पर अपने डिठाई का ऐलान कर रहे हो? बूढ़ कानों के पास यूं हाथ हिला रहा था जैसे किसी मक्खी को उड़ा रहा हो। जनरल टेरेस ऑफ कैथी ब्राउन बेताशा हंस रहे थे। तहजीब बुरा मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगी थी। चाहे कुछ भी कहे, कैथी ब्राउन ने हंसते हुए कहा, लेकिन यह हकीकत है कि बूढ़ साहब की मौजूदगी में माहौल बड़ा हल्का फुल्का हो जाता है। इसी किस्म की बेहौसला अफजाइयों ने इसे शरीर बना दिया है। तहजीब ने ऊंट सुकेट कर कहा। ऐसी बात भी नहीं है तहजीब, कैथी बोली। कुछ देर पहले ये हाल था कि हमारे निजामत के मैं नजरें नहीं उठा पा रही थी, और कहा ये हाल है कि हम सब यूं हंस रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कभी कभी यूं होता है कि गलती करना जरूरी हो जाता है। मैंने कहा यह भी एक ऐसा ही मौका था जब गलती करना जरूरी था। मुझे पहला अंदाजा नहीं था कि इसके क्या फायदे होंगे। अगर तुम लोग मुझे मजबूर ना करते तो मैं गलती ना करता और इस तरह एक मुमकिन फायदे से महरूम रहना पड़ता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बातें तुम हमारा दिल रखने के लिए कह रहे हो? कैथी ब्राउन ने कहा। हरगिज नहीं, जो कुछ मैं कह रहा हूँ एक अटल हकीकत है। जो कुछ तुम कह रहे हो उसकी वजह तो करोगे नहीं, या वह हमारी समझ में क्या खाक आएगा? तहजीब ने कहा। सवाल ही है कि जो कुछ हुआ कैथी ब्राउन की तहरीक पर हुआ। कैथी का मौकफ था कि मैं रैंडल को डील दे रहा हूँ।
फिर जनरल टेरेस और तुम भी उसके हम नवा बन गए। मैंने तुम लोगों के सामने सर तस्लीम खम किया तथा ये पता चला कि जो कुछ मैं कह रहा था वही दुरुस्त था। कहने का मतलब ये है कि मैं अब रैंडल को पील देने के इल्जाम अपने सर नहीं लेना चाहता था, लिहाजा मुझे बता दो कि अब मुझे उसके खिलाफ क्या कदम उठाना चाहिए। भाई तुम तो कैदी के पीछे ही पड़ गए, जनरल टेरेस ने कहा, मगर उसका जुमला मुकम्मल होने से कबर ही मैंने उसकी बात काट दी। मैं संजीदा हूँ जनरल, मुझे मशवरा दो कि हम क्या करना चाहिए। कोई कुछ नहीं बोला। बड़ी एक तजवीज है जनरल, हमने गलती कर दी और उस गलती की वजह से ही बेहतरी की एक सूरत नजर आई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो गलती हमसे सरदर्द हो चुकी है उससे मुकम्मल फायदा उठाने के लिए हमें उस गलती को मजीद आगे बढ़ाना होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि रैंडल कितने पानी में है।